देश को पिछले 60-70 सालों तक लगातार लूटने वाले लोगों ने किस प्रकार से हमारी ऑक्सीजन को काटा, तबाह और बर्बाद किया है केवल अपने पेट भरने के लिए, उसको यदि आप सोचेंगे भी तो आपकी रूह कांप जाएगी। आपके लंग्स में जो कार्बन इस समय पर जा रहा है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा योगदान इन पिछली सरकारों का भी है। हम जब स्कूल में हुआ करते थे, हम पढ़ा करते थे कि तकरीबन 33% जंगल क्षेत्र है हमारे पास, लेकिन वो 21% बच गया। कब ये बीच के 12% काट करके बेच दिए गए, ये हमें पता तक नहीं लगा। और हमसे लगातार वोट लेकर के इटालियन परिवार लगातार राज करता रहा और हमें पता भी नहीं लगा कि वो हमारी ऑक्सीजन चुरा कर बेच रहे हैं, हमारे आने वाली नस्लों और फसलों को नष्ट कर रहे हैं। मुझे पता है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बोरिंग हो सकता है, आप इसको कहीं भी शेयर नहीं करेंगे क्योंकि आपको ये भी लग सकता है कि इसमें तो एक सरकार की बड़ाई की जा रही है और दूसरे की बुराई की जा रही है। लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है उस एक व्यक्ति से भी, यदि कोई इस वीडियो को देखने के बाद अपने घर में एक पेड़ भी लगाता है, किसी से भी इंस्पायर होकर के। अगर कोई व्यक्ति एक बाउल में पानी भी रखता है किसी चिड़िया के लिए, या कोई व्यक्ति ऐसे जंगली जीवों को आश्रय देने वाले व्यक्ति के लिए सहानुभूति तक रखता है, इस वीडियो को देखने के बाद मेरा मतलब सिर्फ उस एक व्यक्ति तक के ही लिए है। सत्रह सितंबर 2022 को जब नामीबिया से कुछ तेंदुओं को लेकर एक जहाज भारतवर्ष में उतरा, तभी देश की इस्लामिक और लेफ्ट लिबरल लॉबी के पेट में मरोड़े उठने शुरू हो गए थे। उन्होंने खूब वीडियोस बनाए, खूब विरोध किया और उन्होंने कहा कि क्या इस तरीके से बाहर देशों से लाकर यहाँ तेंदुए बसाने से लोगों को रोजगार मिल जाएगा, या फिर गरीबी दूर हो जाएगी, या फिर यहाँ पर फैक्ट्रियां लग जाएंगी, या फिर डॉलर सस्ता हो जाएगा। इस्लामी और वामपंथी कभी तर्क नहीं करते, वो हमेशा कुतर्क ही करते हैं। लेकिन गलती से यदि कोई आवाज उठा भी देते हैं और सामने वाला एक कांग्रेसी लीडर हो, तो इनका क्या हशर होता है, वो चीज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने ध्रुव राठी और दिया मिर्जा को गिरेवान और गुद्दी दोनों से पकड़ लिया है। बताया जा रहा है कि दोनों के खिलाफ ही सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इन दोनों ने तेलंगाना में उजाड़े जा रहे तकरीबन 400 एकड़ के वन को लेकर कुछ ट्वीट कर दिए थे। केवल इतनी सी बात से ही कांग्रेसी सरकार ऑफेंड हो गई है और राहुल गांधी पूरी तरीके से चुप्पी साधे हुए बैठे हैं। ये वही ध्रुव राठी और दिया मिर्जा तथा इनकी पूरी की पूरी लॉबी थी जिन्होंने नरेंद्र मोदी के द्वारा बायोडाइवर्सिटी के जितने भी जंगल हैं या फिर जितने भी जंगली जानवरों की नस्लें हैं, उनको बचाए जाने तलक का भी विरोध किया था। दरअसल पूरा मामला क्या है, कांचागाची-बोवली ये जो क्षेत्र है, इसमें पेड़ों की कटाई लगातार चल रही है। लेकिन इस बात को उठाने के लिए लोगों ने कुछ AI जनरेटेड फोटो शेयर किए थे। इसी चीज को लेकर के कांग्रेसियों ने स्थानीय न्यायालय में जाकर एक याचिका दर्ज कर दी है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा है कि इस प्रकार से हमने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिन्होंने भी AI जनरेटेड फोटो शेयर किए हैं और जिनसे हमारी छवि को कुछ भी नुकसान हो सकता है, उन सब के खिलाफ केस लगाए जाएं। तेलंगाना सरकार जिस अंदाज में इस जंगल को काट रही है, वो है कांचागाची-बोवली क्षेत्र, जो हैदराबाद की सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानी कि HCU के पास में तकरीबन 400 एकड़ का क्षेत्र है। और इस जंगल को लेकर के काफी स्तरों पर काफी सारे पर्यावरणविद और वहां के स्टूडेंट्स धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। When it comes to the tension that's brewing at the Hyderabad campus, this is in regard to the students protesting against the action that's been taken by Revanth Reddy's government. The students are protesting and that protest has escalated. वो कह रहे हैं कि इसमें तकरीबन 450 से ज्यादा प्रजातियों के पेड़ पौधे हैं, इसमें मोर हैं, हिरण हैं और बहुत सारी रेयर स्पीसीज भी हैं। इसको हैदराबाद के फेफड़े के रूप में देखा जाता है। पेड़ों की कटाई से पर्यावरण को भारी नुकसान होगा, तापमान में वृद्धि और वन्य जीवों के आवास के विनाश होने की आशंका इससे लगी हुई है। सरकार कह रही है कि इस 400 एकड़ के क्षेत्र को हम काट करके इसमें 50,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे, जिससे कि 5 लाख नौकरियां पैदा होंगी। सरकार का कुतर्क है कि इससे आर्थिक विकास होगा। लेकिन क्या तेलंगाना के अंदर अन्य स्थान नहीं है जहां पर इस प्रकार की फैक्ट्रीज, कंपनीज लग सके? वैसे मैं आपको बता दूं कि 3 अप्रैल 2025 को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लेकर के पेड़ों की कटाई को रोक दिया है और इस मामले को बहुत ही गंभीर बताया है।
जिस समय पर ये कटाई चल रही थी उस समय पर राहुल गांधी जी क्या कर रहे थे जानते हैं? उस समय पर राहुल गांधी जी नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक ट्वीट कर रहे थे जिसमें वो कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी ने काफी सारे जंगलों को उजाड़ा है, यानी कि 400 एकड़ जंगल तुम काट रहे हो और वो जंगल की बजाय और उस जंगल के कटने से जो ऑक्सीजन का ह्रास होगा वो इस तुम्हारे ट्वीट से उसकी क्षतिपूर्ति हो जाएगी। 400 एकड़ कटने से जिन जंगली जानवरों का घर मिट जाएगा, विनष्ट हो जाएगा, तुम्हारे एक ट्वीट करने से क्या वो घर उनको वापस मिल जाएगा? लेकिन इन तर्कों और तथ्यों से काफी दूर सरकार ने स्टूडेंट्स को ना केवल मारा पीटा बल्कि काफी लोगों को जेल में डाल दिया। इसके ऊपर पूरी की पूरी लेफ्ट लिबरल लॉबी, इस्लामिक लॉबी के होठ सिले हुए हैं। लेकिन इस पर कुछ एक शब्द कहने वाले ध्रुव राठी, दिया मिर्जा समेत काफी सारे लोगों को लपेटने की तैयारी इस समय पर कांग्रेस की सरकार कर रही है। और मैं मानता हूं कि इस प्रकार की कार्रवाई होनी भी चाहिए, क्योंकि ध्रुव राठी जैसे लोगों को यह लगता है कि हम चाहे किसी के भी खिलाफ कुछ भी बोलते रहें, हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। अब इनको समझ में भी आ जाएगा कि कौन कितना सहिष्णु है और कौन कितना असहिष्णु। वैसे अगर हम कांग्रेसियों के डबल स्टैंडर्ड की बात करें तो 1975 से लेकर के 2014 तक लगभग 20 से 25 लाख हेक्टेयर से ज्यादा वन क्षेत्र उजाड़ा जा चुका है, जिसमें कि कांग्रेस की केंद्र सरकार और उनके जितने भी स्टेट गवर्नमेंट थी वो सारी की सारी सीधे रूप से उसमें शामिल थी। इसके कुछ एक उदाहरण मैं यहां पर आपको देना चाहता हूं। सबसे पहला नर्मदा वैली प्रोजेक्ट, जिसमें तकरीबन 50,332 हेक्टेयर जमीन पर खड़े हुए जंगल को समाप्त करने की परियोजना लाई गई थी। और इस घने जंगल के अंदर बाघ, तेंदुए, भालू, हिरण और बहुत सारे प्रकार के विभिन्न पक्षी और मछलियां शामिल थी। और इसके दुष्प्रभाव क्या हुए? एक EIA रिपोर्ट के अनुसार नर्मदा सागर बांध से पक्षियों और मछलियों की कई प्रजातियों को अपूरणीय क्षति हुई थी, जिसमें छोटे से लेकर के बड़े तक काफी सारे जानवर या तो मारे गए थे या उस क्षेत्र को छोड़ करके चले गए थे या फिर शिकार कर लिए गए थे। तो अगर 50,332 हेक्टेयर की बात की जाए तो एक आंकड़े के अनुसार लाखों वन्य जीवों का जीवन सीधे तौर पर प्रभावित हुआ था। लेकिन उस समय पर राहुल गांधी जी या उनके अब्बा जान या उनकी दादी जान कोई ट्वीट या कोई बाइट तक नहीं दे रही थी। कांचागाची बोवली, जिसमें तकरीबन 162 हेक्टेयर यानी कि तकरीबन 400 एकड़ की जो भूमि बताई जा रही है, इसमें भी 455 प्रजातियां पेड़ पौधे और जीव जंतुओं की मौजूद हैं, जिसमें से कि मोर, शेड्यूल 1 प्रजाति, हिरण, सांप और बहुत सारे पक्षी शामिल हैं। ये सारे के सारे प्रभावित हो सकते हैं, नष्ट हो सकते हैं। 2008-2009 के HCU और WWF इंडिया के अध्ययन के अनुसार यह क्षेत्र जैव विविधता से समृद्ध था। 162 हेक्टेयर की कटाई से सैकड़ों वन्य जीव प्रभावित होंगे, खास करके वो जो छोटे क्षेत्रों में रहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि मोर, जिनको प्रजनन के लिए कम से कम 1 से 2 हेक्टेयर जमीन चाहिए होती है, इसके कारण से यहां से तकरीबन 100 जोड़े मोरों के प्रभावित होंगे। इसके अलावा हिरणों की संख्या का कोई अनुमान नहीं है। इसके साथ ही साथ इसमें तकरीबन 8,000 से अधिक छोटे वन्य जीव हैं जिनको नष्ट होना पड़ेगा। महाराष्ट्र में तकरीबन 1,61,000 हेक्टेयर भूमि 30 वर्षों के अंदर नष्ट कर दी गई थी, जंगल की भूमि। यह जंगल कम हुआ था इन 30 वर्षों के अंदर। ध्यान दीजिए, 1,61,000 हेक्टेयर। यदि इसको एकड़ में लगाएं या बीघे में लगाएं तो आपका कैलकुलेटर हैंग हो जाएगा। और इसके कारण से वहां पर जो बाघ, तेंदुए, भालू और पश्चिमी घाट की जो स्थानीय प्रजातियां थी वो बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुई थी। और इस दौरान भी केंद्र से लेकर के राज्यों तक पूरी तरीके से कांग्रेस की सरकार ही हुआ करती थी। और इसके अन्य दुष्प्रभाव क्या हुए? मेलघाट टाइगर रिजर्व जैसे क्षेत्रों में जो बाघों के आवास हुआ करते थे वो नष्ट हो गए और इसके बाद में बाघ वहां से भागे, गांवों में घुसे, उनको मार दिया गया या फिर उनका शिकार कर लिया गया। प्रति हेक्टेयर यदि एक एवरेज माना जाए तो तकरीबन 1.5 करोड़ छोटे वन्य जीव और तकरीबन 1.6 लाख से लेकर के 8 लाख तक बड़े वन्य जीव प्रभावित हुए होंगे। तो अगर कांग्रेस सरकार के पिछले केवल 50 वर्षों को ले जाए तो तकरीबन 20,000 से 25,000 वर्ग किलोमीटर, तकरीबन 20 से 25 लाख हेक्टेयर जंगल काटा गया है पिछले 50 साल के दौरान,
जिससे 10 से 20 करोड़ छोटे वन्यजीव, जिसमें कि पक्षी हैं, उसमें कि रेप्टाइल्स हैं, उसमें कि इंसेक्ट्स हैं, और 20 से 50 लाख बड़े जानवर, जिसमें कि शेर वगैरह, हाथी, गैंडे आदि सारे के सारे शामिल हैं, जिनको कि हम मैमल्स भी बोलते हैं। IUCN के अनुसार भारत में 1000 से अधिक प्रजातियां खतरे में आ चुकी हैं, जिनमें से मैक्सिमम का संबंध जंगल की कटाई से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। कांग्रेस शासन के रहते हुए नुकसान का जो हिस्सा है वो 10 से 20% भी माने तो भी 10 से 20 प्रजातियां पूर्ण रूपेण विलुप्त हो चुकी हैं। 1947 से लेकर के 2014 तक शेरों की हर प्रजातियों में कितनी कितनी कमी आई थी, अगर हम इसके ऊपर बात करें तो भी 1947 में जब भारत आजाद हुआ था तो जो एशियाई शेर हैं उनकी संख्या बहुत कम थी। ब्रिटिश काल में अंधाधुंध शिकार हुए, लेकिन उसके बावजूद 1947 के बाद भी इन पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया था। जिस समय भारत आजाद हुआ इनकी संख्या 50 से 100 बताई जाती है, और वो भी अलग अलग पुस्तकों के माध्यम से। लेकिन अगर आप चीतों की संख्या सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। 1947 आते आते 1-2 चीते बचे हुए थे। कुछ लोगों का कहना है कि संख्या 0 से 1, 2 या 5 तक हो सकती है, लेकिन इसके बारे में पूर्ण रूपेण नहीं कहा जा सकता। 2014 नरेंद्र मोदी के आने से पहले तक, यानी कि 47 से लेकर के 14 तक, जब तक कांग्रेस सरकार पूर्ण रूपेण काबिज रही इस देश के ऊपर, उस समय पर जानते हो चीतों की संख्या कितनी थी? 0। ये पूरी तरीके से विलुप्त हो गए थे और उनको वापस से बसाने का कोई कार्य इन लोगों के द्वारा नहीं किया गया था। अब आप ऐसे लोगों के द्वारा तेंदुओं को नामीबिया से लाकर यहां बसाने के प्रयासों पर हंसता हुआ नहीं पाएंगे, तो फिर क्या सोचते हैं आप उनके बारे में, जिन्होंने देश के लाखों हेक्टेयर जंगल को विनष्ट कर दिया हो, जिन्होंने यहां की ऐसी ऐसी स्पेसीज समाप्त कर दी हो जिनके ऊपर कभी भारत को गौरव हुआ करता था। आजादी के बाद भी जिस समय पर राजा महाराजा या अंग्रेजों का शासनकाल भी समाप्त हो चुका था, उस समय पर भी ये लोग इनको यहां पुनर्जनन के लिए ढंग का मैनेजमेंट तक ना कर पाए हों, उनसे आप और क्या उम्मीद करेंगे। बंगाल का जो बाघ हुआ करता है, 1947 में भारत में बंगाल बाघों की संख्या तकरीबन 40,000 के आसपास थी। लेकिन जानते हैं 2014 में इनकी संख्या कितनी थी? कुछ आंकड़े बताते हैं कि ये कोई 1200-1400 थे, लेकिन कुछ बताते हैं कि ये तकरीबन 2226 की संख्या थी। यानी कि 1947 से लेकर के 2014 तक 40,000 से सीधे सीधे अगर ये 2226 भी बचते हैं तो करीबन 37,700 या 37,800 के आसपास कम से कम इनमें कमी आई। तो ये जंगली जानवर कांग्रेस के कार्यकाल में समाप्त होते गए, और आज राहुल गांधी ट्वीट करके बता रहे हैं। ध्रुव राठी तेंदुओं के ऊपर हंस रहा है, पूछ रहा है कि इससे जीडीपी कितनी बढ़ेगी, डॉलर कितना कम होगा, रोजगार कितना मिलेगा, लेकिन इन्होंने कभी नहीं पूछा कि ये तकरीबन 37-38 हजार एक महत्वपूर्ण स्पेसीज जो समाप्त हुई है, तकरीबन 94 से 95% की जो कमी आई है, वो कहां गई? आज तक सवाल नहीं उठाया इन्होंने। तेंदुओं की यदि बात करें तो 1947 में तकरीबन 50,000 से 1 लाख के बीच में भारतवर्ष में तेंदुए हुआ करते थे। और जानते हैं 2014 में इनकी क्या स्थिति थी? एक सर्वे के मुताबिक 2014 में 7,910 केवल इतने ही तेंदुए भारतवर्ष में बच पाए थे। यानी 50,000 से 1 लाख की संख्या थी और केवल इतने बचते हैं, तो इनकी संख्या में तकरीबन 84 से 92% तक की कमी आती है। और कारण वही कि कांग्रेस ने इन सभी जानवरों की तरफ से उसी प्रकार से आंखें मूंद ली थी जैसे गरीब जनता की तरफ से। अब बात करते हैं कि तत्कालीन सरकार या फिर नरेंद्र मोदी ने इस पर क्या काम किया। लेकिन नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने से पहले जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस समय पर उन्होंने गुजरात में क्या काम किए। हम सभी जानते हैं गुजरात का जो शेर है, बब्बर शेर, वो बहुत फेमस है। तो 2000 में गुजरात में एशियाई शेरों की संख्या तकरीबन 380 या 400 के आसपास थी। लेकिन नरेंद्र मोदी वहां के सीएम बनते हैं और वो प्रोजेक्ट लायन बनाते हैं, जिसके तहत वो वहां पर रह रहे शेरों को पूर्ण रूपेण संरक्षण देते हैं। वो उनको बचाने के लिए हर एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। यही नहीं, उनमें आने वाली बीमारियों के लिए भी विदेशों तक के डॉक्टर बुलाते हैं। अपने गुजरात के अंदर वन क्षेत्र को बढ़ाते हैं। जो लोग जंगलों के अंदर रहा करते थे, उन लोगों को विस्थापित करके उनको मकान बना करके जंगल से बाहर देते हैं।
ग्रेटर गिर मॉडल तैयार करते हैं, जिसके तहत उनके आवास क्षेत्र को 2001 में जो 10,500 वर्ग किलोमीटर था उसको 2014 तक बढ़ा करके 22,000 वर्ग किलोमीटर कर देते हैं, यानी कि डबल से भी ज्यादा। ये शेरों की लगातार बढ़ती हुई आबादी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। एक तरफ है 400 एकड़ कटवाने वाले लोग और दूसरी तरफ हैं तकरीबन 11 से 12,000 वर्ग किलोमीटर जंगल को बढ़ाने वाले लोग। लेकिन कभी आपने ध्रुव राठी के मुंह से इस तरीके की बातें नहीं सुनी होंगी। वैसे सच बताएं तो आप लोगों को भी ध्रुव राठी के उन्हीं कुतर्कों में ज्यादा मजा आता है। हम जो फैक्चुअल वीडियोस बनाते हैं उसमें आप लोगों को मजा आता भी नहीं है। लेकिन इन शेरों को बचाने के लिए जिन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया गया था वो बेहद जबरदस्त थी। जैसे कि शेरों का ऑपरेशन किया जाना हो, जैसे कि शेरों को ट्रैक किया जाना हो, जैसे कि 2007 में कैनाइन डिस्टेंपर वायरस CWV के खतरे को देखते हुए शेरों के लिए टीकाकरण का अभियान तक शुरू करवा दिया गया था, जिससे उनकी मृत्यु दर काफी कम हुई थी। दूसरी बड़ी बात कि खुशबू गुजरात की एक अभियान चलाया गया था, जिसके तहत पूरे देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक के लोग वहां पर घूमने आते थे, जिससे कि शेरों के लालन पालन, उनके रख रखाव के लिए काफी कुछ रेवेन्यू भी जनरेट किया गया और एक इंस्पिरेशन भी मिली। इस तरह से 2020 की जनगणना में इन शेरों की संख्या तकरीबन 674 हो जाती है। 2015 से तकरीबन 30% की वृद्धि प्राप्त करती है। 2025 में होने वाली जो इनकी सेंसस है उसको देखते हुए लग रहा है कि इनकी संख्या तकरीबन 800 तक पहुंच सकती है, यानी कि एक बहुत बड़ी वृद्धि 43 से 53% तक की वृद्धि इसमें हो सकती है। इसी प्रकार से 2025 तक प्रोजेक्ट चीता के तहत सितंबर 2022 में 8 चीते जो नामीबिया से लाए गए थे, उनको जो कूनो नेशनल पार्क में रखा गया था, उनमें कुल 20 चीते थे। इनमें से इस समय पर 13 जीवित चीते बचे हुए हैं, लेकिन जो बीच में 10 मृत्यु हुई हैं, इनका बखेड़ा पिछले मारे जाने वाले लाखों चीतों, बाघों और शेरों से बड़ा है। और उसका कारण है क्योंकि हम नेगेटिविटी सुनना चाहते हैं, पॉजिटिविटी जानना तक नहीं चाहते। इसके बाद बात करते हैं बंगाल के टाइगर की। 2025 में समय पर स्थिति क्या है? 2018 की गणना के अनुसार 2,967 जो संख्या थी वो पिछली से 33% वृद्धि कर चुकी थी। अगली जो गणना होगी वो 2026 में होगी और यह संख्या तकरीबन 3500 तक के होने के अनुमान हैं। इसमें भी तकरीबन 53 से 57% की बढ़ोतरी वृद्धि होने वाली है। अब भारतीय तेंदुए की यदि बात करें तो 2014 की गणना के अनुसार तेंदुओं की संख्या 7,910 के आसपास थी, जो कि 2025 में एक अनुमान के अनुसार 15,000 तक होने के अनुमान है। अब आप जरा सोचिए कि 2014 में 7,910 और आने वाले कुछ समय के बाद हमें पता लगेगा ये संख्या 15,000 तक पहुंच चुकी है, यानी कि डबल से भी अधिक। इसी प्रकार से एशियाई हाथी हो या फिर एक सींग वाला गैंडा हो, इनकी संख्याओं में भी लगातार वृद्धि हुई है। लेकिन इन सब के पीछे कारण क्या रहा है? कारण है एक विजन, ताकि हम इस संख्या को लगातार बढ़ाते रहें। और इसके लिए सबसे जरूरी होता है वन क्षेत्र में वृद्धि। 2014 में भारत वन क्षेत्र जो फॉरेस्ट कवर था, 2013 के एक इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार तकरीबन 6,97,898 वर्ग किलोमीटर था, जो देश के कुल भौतिक क्षेत्रफल का 21.23% था। और अब स्थिति क्या है? ISFR 2021 के अनुसार वन क्षेत्र बढ़ करके तकरीबन 7,13,779 वर्ग किलोमीटर हो चुका है, यानी कि 21.71%। इसके बाद में 2025 तक के जो अनुमान थे वो हैं 7,20,000 से लेकर के 7,25,000 वर्ग किलोमीटर का आसपास होने की संभावना है। और इसके पीछे जो योजनाएं थी वो थी नेशनल अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम, यानी कि NAP। इस योजना के तहत तकरीबन 2.5 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया था, जिसके लिए अभी तक कई हजार करोड़ रुपए का अनुदान दिया जा चुका है। फिर आता है कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, यानी कि कैंपा। 2016 में कैंपा अधिनियम को लागू किया गया था और परिणाम से 2019 से 23 के बीच में कैंपा के तहत तकरीबन 13,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में वन बहाली की गई थी, वृक्षारोपण किया गया था। नमामि गंगे और वृक्षारोपण के तहत गंगा के किनारे के क्षेत्रों में इतना वृक्षारोपण किया गया कि उसके तहत 2019 के एक ही दिन में तकरीबन 2.5 करोड़ पेड़
लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया गया था। हरियाली पहल भी इसी से जुड़ा हुआ है, जो कि हरित भारत के तहत जनता को वृक्षारोपण करने के लिए प्रेरित करता है। 2020 में विश्व पर्यावरण दिवस के अंतर्गत 10 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया था। इसके अलावा पेरिस समझौता इत्यादि बहुत सारी ऐसी योजनाएं और समझौते हैं, लेकिन अगर मोटा माटी समझा जाए तो 2014 से लेकर के 23 तक तकरीबन 16,000 से 20,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन क्षेत्र बढ़ाया गया है, जो 2025 तक 20,000 से 25,000 वर्ग किलोमीटर तक पहुंच सकता है। इसको अगर हम प्रतिशत में देखें तो 2014 के 21.23 से 2025 तक अनुमानित जो 22 से 22.5% पहुंचने की संभावना है, जिससे कि बायोवर्सिटी का जो जंगल है या जो जंगली जीव हैं उनको लाखों की मात्रा में शरण मिलेगी, आश्रय मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से अंबानी के बेटे ने भी एक प्राइवेट जंगल पूरा का पूरा बसाया और उसकी व्यवस्था आप जानते हैं कितनी अच्छी है, लेकिन इन लोगों ने उस लड़के का, उस व्यक्ति का भी खूब मजाक बनाया था। देश को पिछले 60-70 सालों तक लगातार लूटने वाले लोगों ने किस प्रकार से हमारी ऑक्सीजन को काटा, तबाह और बर्बाद किया है केवल अपने पेट भरने के लिए, उसको यदि आप सोचेंगे भी तो आपकी रूह कांप जाएगी। आपके लंग्स में जो कार्बन इस समय पर जा रहा है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा योगदान इन पिछली सरकारों का भी है। हम जब स्कूल में हुआ करते थे, हम पढ़ा करते थे कि तकरीबन 33% जंगल क्षेत्र है हमारे पास में, लेकिन वो 21% बच गया। कब ये बीच के 12% काट करके बेच दिए गए, ये हमें पता तक नहीं लगा। और हमसे लगातार वोट लेकर के इटालियन परिवार लगातार राज करता रहा और हमें पता भी नहीं लगा कि वो हमारी ऑक्सीजन चुरा कर बेच रहे हैं, हमारे आने वाली नस्लों और फसलों को नष्ट कर रहे हैं। मुझे पता है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बोरिंग हो सकता है, आप इसको कहीं भी शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि आपको ये भी लग सकता है कि इसमें तो एक सरकार की बड़ाई की जा रही है और दूसरे की बुराई की जा रही है, लेकिन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क पड़ता है उस एक व्यक्ति से भी, यदि कोई इस वीडियो को देखने के बाद अपने घर में एक पेड़ भी लगाता है, किसी से भी इंस्पायर हो करके। अगर कोई व्यक्ति एक बाउल में पानी भी रखता है किसी चिड़िया के लिए, या कोई व्यक्ति ऐसे जंगली जीवों को आश्रय देने वाले व्यक्ति के लिए सहानुभूति तक रखता है इस वीडियो को देखने के बाद में, मेरा मतलब सिर्फ उस एक व्यक्ति तक के ही लिए है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, जानकारी से भरपूर लगती है, इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।